नमस्ते। आपका स्वागत है। कंटेंट का आनंद लें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। बाथरूम के आईने में मार्कस जूलिया को देख रहा था, जो एक अजीब सी जल्दबाजी में अपने दांत ब्रश कर रही थी। पिछले 3 महीनों में छोटी छोटी बातें सूक्ष्म लेकिन लगातार तरीके से उसका ध्यान खींचने लगी थी। जूलिया हमेशा अपनी दिनचर्या में एक व्यवस्थित और प्रिडिक्टेबल महिला रही थी, लेकिन अब उसकी हरकतों में एक अलग तरह की ऊर्जा थी। एक बेचैनी जिसे वह जबरदस्ती की मुस्कान और अपनी दोस्त मैडिसन के साथ खोले गए पुरुषों के कपड़ों के स्टोर में अपने काम के बारे में सतही बातचीत से छिपाने की कोशिश करती थी। 38 वर्षीय रेडियोलॉजिस्ट मार्कस ठीक ठीक यह नहीं समझ पा रहा था कि क्या बदल रहा है, लेकिन वह उन दोनों के बीच एक बढ़ती हुई दूरी महसूस कर रहा था। जैसे कि उसकी 28 वर्षीय पत्नी घर पर शारीरिक रूप से मौजूद होने पर भी मानसिक रूप से कहीं और थी। सबसे स्पष्ट बदलाव उनकी अंतरंगता में था। जूलिया, जो पहले स्नेह और शारीरिक निकटता की तलाश में रहती थी, अब अंतरंग पलों से बचने के लिए लगातार बहाने ढूंढती थी। जब मार्कस बिस्तर पर उसे गले लगाने की कोशिश करता, तो वह स्टोर के काम से बहुत थकी होने का दावा करती। जब वह एक रोमांटिक डिनर का सुझाव देता, तो वह कहती कि वह बिजनेस के फाइनेंस को लेकर चिंतित है। उसकी हर ना के साथ एक तर्कसंगत कारण होता था, लेकिन मार्कस को इन वजहों में कुछ बनावटीपन महसूस होता था। जैसे कि जूलिया उससे भावनात्मक और शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए एक रटा रटाया संवाद बोल रही हो। जो सहजता हमेशा उनके रिश्ते की पहचान थी, वह धीरे धीरे गायब हो रही थी और उसकी जगह एक ठंडी और नपीतुली शिष्टता ने ले ली थी, जो मार्कस को भ्रमित और आहत कर देती थी। घर पर खाने के दौरान जूलिया जुनून की हद तक स्टोर के बारे में बात करती। कुछ खास ग्राहकों का जिक्र इतनी बार करती कि मार्कस को अब चिढ़ होने लगी थी। वह कार्टर नाम के एक ग्राहक के बारे में विस्तार से कहानियां सुनाती, उसे एक सफल और आकर्षक व्यक्ति के रूप में वर्णित करती, जो हमेशा उसके काम और पुरुषों के फैशन में उसकी पसंद की तारीफ करता था। मार्कस ने ध्यान दिया कि जब वह कार्टर के साथ हुई बातचीत के बारे में बताती, तो जूलिया की आंखें कैसे चमक उठती थीं और वह इस तरह उत्साहित लगती थी, जैसा वह अब अपने पति से बात करते समय नहीं दिखाती थी। लहजे में अंतर बहुत मामूली था, लेकिन मार्कस, जो जूलिया को 4 साल से जानता था, उनकी बातचीत के दौरान जब भी कार्टर का नाम आता, तो उसकी आवाज और उत्साह में बदलाव को महसूस कर सकता था। हालात तब और बिगड़ गए जब जूलिया स्टोर पर देर तक काम करने लगी। रात करीब 9 बजे घर लौटती और इन्वेंट्री, स्टॉक व्यवस्थित करने और सप्लायर्स के साथ बैठकों के बहाने बनाती। मार्कस बिजनेस के प्रति उसके समर्पण का सम्मान करता था, खासकर इसलिए क्योंकि उसने स्टोर खोलने में मदद करने के लिए अपने काफी पैसे लगाए थे। लेकिन उसे कुछ अजीब लगा जब जूलिया घर पहुंचने के तुरंत बाद उससे ठीक से मिले बिना ही नहाने चली जाती थी। वह कहती कि वह काम से पसीने में तर और थकी हुई है, लेकिन मार्कस ने महसूस किया कि वह थकी हुई से ज्यादा ऊर्जावान लगती थी, जैसे कि वह दिन की थकान के अलावा कुछ और धोने की कोशिश कर रही हो। भावनात्मक दूरी तब और बढ़ गई जब जूलिया दंपति के भविष्य के बारे में बातचीत से बचने लगी। पहले वे यात्रा की योजनाओं, बच्चे पैदा करने की संभावना और घर के रेनोवेशन के बारे में बात करते थे, लेकिन अब जब भी मार्कस उन विषयों को उठाने की कोशिश करता, जूलिया बात टाल देती। वह स्टोर के विकास पर बहुत ध्यान केंद्रित करने का दावा करती और कहती कि वह जीवन की अन्य परियोजनाओं के बारे में सोचने से पहले बिजनेस के स्थिर होने का इंतजार करना चाहती है। मार्कस तर्क के पीछे का लॉजिक समझता था, लेकिन उसे भविष्य पर चर्चा करने के इस प्रतिरोध के पीछे कुछ गहरा महसूस होता था, जैसे कि जूलिया अब उसके साथ एक लंबा जीवन बनाने की कल्पना ही नहीं कर सकती थी। मार्कस का शक तब पक्का हो गया जब उसे एहसास हुआ कि जूलिया ने अपने फोन का पासवर्ड बदल दिया है।
शादी के 2 सालों के दौरान वे हमेशा एक दूसरे के पासवर्ड जानते थे, अविश्वास के कारण नहीं, बल्कि दंपति के बीच पारदर्शिता की एक स्वाभाविक भावना के कारण। जब मार्कस ने अपनी बैटरी खत्म होने पर कॉल करने के लिए उसका फोन इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो जूलिया ने रक्षात्मक प्रतिक्रिया दी, यह कहते हुए कि उसने स्टोर के वित्तीय डेटा से संबंधित सुरक्षा कारणों से पासवर्ड बदल दिया था। यह वजह प्लॉजिबल थी, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया जरूरत से ज्यादा थी, जैसे कि उसने कुछ बेहद निजी और निषिद्ध चीज तक पहुंचने की कोशिश की हो। मार्च में एक गुरुवार को मार्कस ने जूलिया का पसंदीदा डिनर स्टोर पर ले जाकर उसे सरप्राइज देने का फैसला किया। उसने जूलिया की पार्टनर मैडिसन को यह कंफर्म करने के लिए फोन किया कि क्या वे देर से काम कर रहे हैं, और मैडिसन उलझन में लग रही थी जब उसने उल्लेख किया कि जूलिया ने कहा था कि वह नए स्टॉक को व्यवस्थित करने के लिए स्टोर पर थी। मैडिसन ने बताया कि उन्होंने उस दिन जल्दी बंद कर दिया था, और जूलिया दोपहर करीब 5 बजे यह कहकर निकल गई थी कि उसे कुछ निजी काम निपटाने हैं। मार्कस के पेट में एक ठंडी लहर दौड़ गई जब उसे एहसास हुआ कि जूलिया ने झूठ बोला था कि वह कहाँ है, और पहली बार उसके व्यवहार में बदलावों को नोटिस करने के बाद उसने खुद को सचेत रूप से धोखा शब्द पर विचार करने की अनुमति दी। अगले दिन मार्कस ने जूलिया को एक नई नजर से देखा, उन संकेतों की तलाश में जो उसके बढ़ते संदेह की पुष्टि या खंडन कर सके। वह सामान्य से पहले उठी और तैयार होने में काफी समय बिताया। ऐसे कपड़ों को सावधानी से चुन रही थी जो उसने महीनों से सिर्फ काम पर जाने के लिए नहीं दिखाया था। मार्कस ने देखा कि उसने अपने नाखून बनवाए थे, एक अलग परफ्यूम का इस्तेमाल किया था, और एक ऐसी लॉन्जरी चुनी थी जिसे उसने लंबे समय से नहीं देखा था। जब उसने पूछा कि क्या स्टोर पर कुछ खास हो रहा है, तो जूलिया ने कहा कि उनकी एक सप्लायर के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक है और वह एक अच्छा पेशेवर प्रभाव डालना चाहती है। वजह तर्कसंगत थी, लेकिन मार्कस ने उसकी आवाज में एक घबराहट देखी जो एक रूटीन बिजनेस मीटिंग के दौरान महसूस होने वाली सहजता से मेल नहीं खाती थी। सप्ताहांत में मार्कस ने उस रेस्टोरेंट में जाने का प्रस्ताव रखा जहां उनकी पहली डेट हुई थी, इस उम्मीद में कि वह उस जुड़ाव को फिर से जगा सके जिसे वह हाथ से फिसलते हुए महसूस कर रहा था। जूलिया मान गई, लेकिन पूरी रात वह दूर और खोई खोई सी लगी। कई बार चुपके से अपना फोन चेक करती रही और ऐसे संदेशों का जवाब देती रही जिनकी अर्जेंसी को वह छिपाने की कोशिश कर रही थी। जब मार्कस ने उसके ध्यान की कमी पर टिप्पणी की, तो जूलिया ने माफी मांगी और कहा कि उसे स्टोर के बारे में महत्वपूर्ण संदेश मिल रहे हैं। लेकिन उसने देखा कि कुछ संदेशों को पढ़ते समय वह अलग तरह से मुस्कुरा रही थी, एक निजी और रहस्यमयी मुस्कान जिसका पेशेवर मामलों से कोई लेना देना नहीं था। जो रात रोमांटिक और फिर से जुड़ने वाली होनी चाहिए थी, वह उन दोनों के कार में चुप्पी के साथ समाप्त हुई। हर कोई अपने विचारों और असुरक्षाओं में खोया हुआ था। अगले सोमवार को मार्कस ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसकी उसने अपनी शादी में कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने अस्पताल से एक दिन की छुट्टी ली जहां वह एक रेडियोलॉजिस्ट के रूप में काम करता था, और जूलिया की गतिविधियों की गुपचुप तरीके से जांच करने का फैसला किया। उसने अपनी कार एक ऐसी जगह पार्क की जहां से उसके स्टोर का नजारा दिखता था, और पूरी सुबह उसकी दिनचर्या को देखता रहा। लगभग 11 बजे उसने एक लंबे और अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी को स्टोर में प्रवेश करते देखा, और जूलिया को एक ऐसे आलिंगन के साथ बधाई देते देखा जो एक ग्राहक और सेल्स पर्सन के बीच उचित से अधिक समय तक चला। मार्कस को गुस्सा और निराशा का मिला-जुला एहसास हुआ जब उसने देखा कि जूलिया उस आदमी को देखकर कैसे मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी सहजता और खुशी के साथ जो उसने महीनों से घर पर नहीं दिखाई थी। मार्कस देखता रहा और उसने पाया
कि वह आदमी लगभग 2 घंटे तक स्टोर में रहा, जो किसी भी कपड़े की खरीद के लिए आवश्यक समय से कहीं ज्यादा था। इस दौरान मार्कस ने देखा कि मेडिसिन स्टोर से चली गई, जिससे जूलिया और वह आदमी अकेले रह गए। उनकी बॉडी लैंग्वेज निर्विवाद रूप से अंतरंग थी, जिसमें बाहों पर सूक्ष्म स्पर्श, करीबी बातचीत और ऐसी नजरें थीं जो स्पष्ट रूप से एक व्यावसायिक रिश्ते की सीमाओं को पार कर रही थीं। मार्कस ने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से दौड़ रहा है और उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील को पकड़े हुए कांप रहे थे। यह महसूस करते हुए कि उसके सबसे बुरे संदेह उसकी आंखों के सामने एक दर्दनाक रूप से स्पष्ट तरीके से पुष्टि हो रहे थे। जब वह आदमी आखिरकार स्टोर से निकला, तो मार्कस ने चुपके से उसका पीछा शहर के एक होटल तक किया। उसने उसे प्रतिष्ठान में प्रवेश करते देखा और कुछ मिनटों की झिझक और आंतरिक संघर्ष के बाद मार्कस ने फैसला किया कि उसे जूलिया का सामना करने से पहले पूरी निश्चितता की जरूरत है। वह होटल के बाहर इंतजार करता रहा, अपने दिमाग की उस आवाज से लड़ता रहा जो उसे वहां से चले जाने और यह दिखावा करने के लिए कह रही थी कि उसने कुछ नहीं देखा। 40 मिनट बाद उसने जूलिया को होटल में आते देखा, जो मुख्य दरवाजे से तेजी से अंदर जाने से पहले घबराई हुई सी चारों ओर देख रही थी। मार्कस को लगा जैसे किसी ने उसके पेट में एक जोरदार घूंसा मार दिया हो और जूलिया के साथ उसके रिश्ते के 4 वर्षों में बनाया गया पूरा भावनात्मक ढांचा तुरंत ढह गया। मार्कस ने कार पार्क की और होटल में प्रवेश किया। उसे लगा कि उसके पैर कांप रहे हैं और उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे यकीन था कि लॉबी में हर कोई इसे सुन सकता है। वह रिसेप्शन पर पहुंचा और एक ग्राहक होने का नाटक करते हुए, जो रात भर रुकने में दिलचस्पी रखता है, उस रात के लिए कमरों की उपलब्धता के बारे में पूछा। रिसेप्शनिस्ट, एक मध्यम आयु वर्ग की महिला जिसके भूरे बाल जूड़े में बंधे थे और पढ़ने के चश्मे उसकी गर्दन के चारों ओर लटके हुए थे, ने विनम्रता से जवाब दिया कि पहले से आरक्षण के बिना कोई कमरा उपलब्ध नहीं है। मार्कस ने तब रणनीति बदली और पूछा कि क्या लगभग 28 साल की, औसत कद की, सुनहरे बालों वाली एक महिला के साथ 30 के दशक के मध्य का एक लंबा काले बालों वाला अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी वहां ठहरा था। रिसेप्शनिस्ट ने उसे संदेह की दृष्टि से देखा और दृढ़ता से जवाब दिया कि वह गोपनीयता और सुरक्षा कारणों से मेहमानों के बारे में जानकारी नहीं दे सकती। मार्कस ने उसे धन्यवाद दिया और जल्दी से होटल से निकल गया। होटल के बाहर मार्कस ने जूलिया को फोन किया, जिसने हाँफती हुई और स्पष्ट रूप से चिढ़ी हुई आवाज में जवाब दिया, यह दावा करते हुए कि वह सप्लायर्स के साथ व्यस्त है और बाद में वापस कॉल करेगी। लेकिन मार्कस पृष्ठभूमि में ऐसी आवाजें सुन सकता था जो एक व्यावसायिक बैठक से मेल नहीं खाती थी। उसने अलविदा कहे बिना फोन काट दिया और कुछ मिनटों के लिए फुटपाथ पर खड़ा रहा। इस सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहा था कि उसकी शादी खत्म हो गई थी। भले ही जूलिया को अभी तक यह नहीं पता था कि उसने उसकी बेवफाई का पता लगा लिया है। विश्वासघात की भावना शारीरिक थी, जैसे कुछ उसकी छाती से फाड़कर निकाला जा रहा हो, और मार्कस को गिरने से बचने के लिए इमारत की दीवार का सहारा लेना पड़ा। वह घर वापस गया और जूलिया की बेवफाई पर शक करने के बाद पहली बार उसने सारे गुस्से और निराशा को सतह पर आने दिया। वह अब और सामान्य होने का नाटक नहीं कर सकता था या उन व्यवहारों को संदेह का लाभ नहीं दे सकता था जिनका अब पूरा मतलब समझ में आ रहा था। उसने उसी रात जूलिया का सामना करने का फैसला किया, लेकिन एक हताश पति के रूप में नहीं जो स्पष्टीकरण की भीख मांग रहा हो, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने सच्चाई का पता लगा लिया था और भविष्य के बारे में निश्चित निर्णय लेने के लिए तैयार था। मार्कस ने बाकी दोपहर महत्वपूर्ण दस्तावेजों को व्यवस्थित करने, तलाक में
विशेषज्ञता वाले एक वकील से संपर्क करने और उस बातचीत के लिए भावनात्मक रूप से खुद को तैयार करने में बिताई, जो उन दोनों के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। जब जूलिया रात करीब 8 बजे घर पहुंची, तो मार्कस लिविंग रूम में एक शांत भाव के साथ बैठा था, जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। जूलिया ने सामान्य व्यवहार करने की कोशिश की, स्टोर पर अपने दिन के बारे में बात की और अस्पताल में उसके काम के बारे में पूछा, लेकिन मार्कस ने उसे दृढ़ता और सीधे तौर पर बीच में ही रोक दिया। उसने कहा कि उन्हें बात करने की जरूरत है और उसे बैठने के लिए कहा। जूलिया ने उसके लहजे में गंभीरता को महसूस किया और पूछने की कोशिश की कि क्या हो रहा है, लेकिन मार्कस ने उसे बस यह सुनने के लिए कहा कि उसे क्या कहना है, यह समझाते हुए कि उनके बीच सच्चाई का क्षण आ गया है। मार्कस ने सीधे जूलिया की आंखों में देखा और कहा कि वह प्रेमी, होटल, झूठ और उस बेवफाई के बारे में जानता है जो महीनों से चल रही थी। जूलिया ने शुरू में इनकार किया, यह कहते हुए कि मार्कस कल्पना कर रहा है और कार्टर स्टोर में सिर्फ एक महत्वपूर्ण ग्राहक था, लेकिन मार्कस ने उसे फिर से बीच में रोक दिया। उस दिन उसने जो कुछ भी देखा और खोजा था, उसका विस्तार से वर्णन किया। उसने कार्टर द्वारा स्टोर पर बिताए गए अत्यधिक समय, उनके होटल जाने, उसके द्वारा जवाब दिए गए संदिग्ध फोन कॉल और उन सभी व्यवहारों का उल्लेख किया जो अब वैवाहिक बेवफाई के संदर्भ में पूरी तरह से समझ में आ रहे थे। अकाट्य सबूतों का सामना करने पर जूलिया टूट गई और उसने अफेयर कबूल कर लिया, लेकिन इस तरह से कि मार्कस को उसकी अपेक्षा से भी अधिक गहरा सदमा लगा। पश्चाताप दिखाने या माफी मांगने के बजाय जूलिया ने कहा कि उसे कार्टर में कुछ ऐसा मिला जो उसे मार्कस के साथ कभी नहीं मिला। जुनून और शारीरिक संतुष्टि जो उनकी शादी ने कभी प्रदान नहीं की थी। उसने कहा कि उसने एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश की, लेकिन रिश्ते में हमेशा कुछ कमी महसूस होती थी और कार्टर ने उन भावनाओं को जगाया था जिनके अस्तित्व के बारे में वह जानती भी नहीं थी। उसका कबूलनामा क्रूर तुलनाओं से भरा था जिसे मार्कस कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि जूलिया ने विस्तार से बताया कि कैसे कार्टर उसे वांछित और पूर्ण महसूस कराता था, जैसा मार्कस कभी नहीं कर पाया। मार्कस को लगा जैसे जूलिया के हर शब्द से उस पर बार बार छुरा घोंपा जा रहा हो। उसने खुद को बेवफाई के बारे में सुनने के लिए तैयार किया था, लेकिन इस तरह से अपमानित और छोटा महसूस करने के लिए नहीं। जूलिया महीनों की दबी हुई हताशा को बाहर निकाल रही थी। कह रही थी कि उसने हमेशा बिस्तर में संतुष्टि का नाटक किया था, हमेशा दंपति की यौन अनुकूलता के बारे में संदेह था, लेकिन उसने उन संकेतों को अनदेखा करने का फैसला किया, क्योंकि मार्कस हर दूसरे पहलू में एक अच्छा आदमी था। उसके शब्द मार्कस के दिमाग में शारीरिक प्रहारों की तरह गूंज रहे थे, न केवल वर्तमान को नष्ट कर रहे थे, बल्कि उन अंतरंग पलों की सभी यादों को भी, जिन्हें वह वास्तविक और पारस्परिक रूप से संतोषजनक मानता था। मार्कस की प्रतिक्रिया तत्काल और अंतिम थी। वह सोफे से उठा, जूलिया को निराशा और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से देखा और कहा कि शादी उसी क्षण समाप्त हो गई। उसने उसे बताया कि उसके पास सप्ताहांत के अंत तक घर से अपना सामान निकालने का समय है, कि वह अगले सोमवार को तलाक के लिए अर्जी देगा और वह आगे कोई बातचीत या सुलह का प्रयास नहीं चाहता। जूलिया ने कपल थेरेपी का सुझाव देने की कोशिश की, यह कहते हुए कि वह भ्रमित है और शायद कार्टर के साथ चीजें खत्म कर सकती है, लेकिन मार्कस ने उसे बीच में ही रोक दिया, यह कहते हुए कि उनके बीच अब चर्चा करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से दिखा दिया था कि उसने उससे कभी सच्चा प्यार नहीं किया और उनकी शादी शुरू से ही एक झूठ थी। मार्कस उसी रात घर छोड़कर एक होटल में चला गया।
जूलिया को उसके विकल्पों और शब्दों के परिणामों के साथ अकेला छोड़ दिया। उसने उस रात अपने वकील को फोन किया, स्थिति बताई और तलाक के कागजात जल्द से जल्द तैयार करने के लिए कहा। मार्कस ने उस अकाउंटेंट से भी संपर्क किया जो उसके वित्त को संभालता था और जूलिया के स्टोर में किए गए निवेश के बारे में विस्तृत जानकारी का अनुरोध किया। वह अपने द्वारा उसके बिजनेस में निवेश किया गया हर पैसा वापस चाहता था। जिस ठंडक और दृढ़ संकल्प के साथ मार्कस ने काम किया, उसने खुद को भी हैरान कर दिया। लेकिन जूलिया के कबूलनामे के दौरान उसे जो अपमान सहना पड़ा था, उसने उसके साथ सभी संबंधों को जल्दी और निश्चित रूप से तोड़ने के उसके फैसले को ठोस बना दिया था। सप्ताहांत में मार्कस केवल कुछ कपड़े और महत्वपूर्ण दस्तावेज लेने के लिए घर लौटा, जूलिया के साथ किसी भी संपर्क से बचते हुए। उसने उससे बात करने की कोशिश की, कबूलनामे के दौरान इस्तेमाल किए गए क्रूर शब्दों के लिए माफी मांगी और कहा कि उसे धोखा देने और उसके साथ इतना कठोर होने का खेद है। लेकिन मार्कस ने उसकी निकटता के प्रयासों पर कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उसने केवल यह कहा कि अब से वकील संवाद करेंगे और वह उम्मीद करता है कि वह रविवार रात तक घर छोड़ने के समझौते का सम्मान करेगी। जूलिया रोई और उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन मार्कस दृढ़ता से पीछे हट गया, यह कहते हुए कि उसने अपना चुनाव तब किया था जब उसने धोखा देने का फैसला किया और जब उसने विश्वासघात के कबूलनामे के दौरान उसे अपमानित करने का विकल्प चुना। तलाक की प्रक्रिया तेज और कुशल थी, ठीक वैसा ही जैसा मार्कस ने योजना बनाई थी। वह जूलिया के स्टोर में निवेश किए गए सारे पैसे वसूल करने में कामयाब रहा, क्योंकि उसके पास यह साबित करने के लिए दस्तावेज थे कि निवेश शादी से पहले विशेष रूप से उसके संसाधनों से किया गया था। और जूलिया ने बिजनेस शुरू होने पर अर्न को स्वीकार करते हुए एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। जूलिया ने पैसे की वसूली का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसके वकील ने समझाया कि मार्कस को निवेश वापस लेने से रोकने का कोई कानूनी आधार नहीं है, खासकर यह देखते हुए कि उसने व्यभिचार कबूल कर लिया था और तलाक उचित कारण के लिए संसाधित किया जा रहा था। मार्कस ने जूलिया को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक कर दिया, अपना सेल नंबर बदल दिया और तलाक को अंतिम रूप दिए जाने के बाद उससे किसी भी संपर्क से बचने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए। आपसी परिचितों के माध्यम से उसे पता चला कि जूलिया ने कार्टर के साथ संबंध बनाए रखने की कोशिश की थी, लेकिन जब उसे पता चला कि वह तलाकशुदा है और एक गंभीर रिश्ते के लिए उपलब्ध है, तो उसने उसमें रुचि खो दी। जाहिर है, कार्टर को केवल एक विवाहेतर संबंध के रोमांच में दिलचस्पी थी और उसका जूलिया के प्रति प्रतिबद्ध होने का कोई इरादा नहीं था, जिससे वह अकेली रह गई और अपने द्वारा किए गए विकल्पों पर पछतावा करने लगी। महीनों बाद मार्कस ने अपने भावनात्मक और सामाजिक जीवन का पुनर्निर्माण शुरू किया, अपने काम और उन शौकों पर ध्यान केंद्रित किया जिन्हें उसने शादी के दौरान नजरअंदाज कर दिया था। उसने एक फोटोग्राफी कोर्स में दाखिला लिया, अस्पताल के दोस्तों के साथ फिर से टेनिस खेलना शुरू किया और धीरे धीरे फिर से सामाजिक रूप से बाहर जाने लगा। मार्कस को एहसास हुआ कि जूलिया के साथ उसकी शादी उस समय की तुलना में अधिक प्रतिबंधात्मक थी और अब वह अपने व्यक्तित्व और मूल्यों के साथ अधिक मेल खाने वाली रुचियों और रिश्तों का पता लगाने के लिए स्वतंत्र महसूस कर रहा था। जूलिया का विश्वासघात, हालांकि उस समय विनाशकारी था, एक ऐसे रिश्ते से मुक्ति का अवसर बन गया जो उन दोनों में से किसी के लिए भी पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था। दूसरी ओर जूलिया ने अपने विकल्पों के परिणामों का अकेले और दर्दनाक तरीके से सामना किया। मैडिसन के साथ खोला गया उसका स्टोर चलता रहा, लेकिन कॉइन मार्कस के निवेश के बिना उसे महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
और उसे एक निवेशक भागीदार स्वीकार करना पड़ा, जिसने बिजनेस के मुनाफे में उसकी हिस्सेदारी कम कर दी। कार्टर के साथ उसका रिश्ता अपमानजनक रूप से समाप्त हो गया, क्योंकि तलाक को अंतिम रूप दिए जाने के कुछ हफ्तों बाद उसने बस उसके संदेशों का जवाब देना बंद कर दिया। जूलिया ने पाया कि उसने एक स्थिर शादी और एक समर्पित पति को एक ऐसे आदमी के साथ कुछ महीनों के शारीरिक जुनून के लिए बदल दिया था, जिसका उसके साथ कभी कोई गंभीर इरादा नहीं था। जूलिया का पछतावा गहरा और स्थायी था, लेकिन मार्कस को उसके पश्चाताप के बारे में कभी पता नहीं चला, क्योंकि उसने उसके साथ कोई संपर्क नहीं रखने का फैसला किया था। उसने माफी मांगते हुए पत्र लिखे और समझाया कि उसे एहसास हुआ है कि उन्होंने जो कुछ बनाया था उसकी क्या कीमत थी। लेकिन मार्कस ने इन पत्रों को कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि उसके वकील ने उन्हें रोक लिया और उसे दिखाए बिना फाइल कर दिया। मार्कस ने पीछे मुड़कर देखे बिना आगे बढ़ने की अपनी इच्छा के बारे में स्पष्ट कर दिया था, और उसकी कानूनी टीम ने उस फैसले का सम्मान किया। उसे जूलिया के उनके बीच फिर से संवाद स्थापित करने के प्रयासों से बचाया। मार्कस और जूलिया की कहानी उनके आपसी दोस्तों और परिवार के बीच एक उदाहरण बन गई कि कैसे आवेगी निर्णय और ईमानदार संचार की कमी उन रिश्तों को नष्ट कर सकती है जिन्हें परामर्श और सच्चे संवाद के माध्यम से बचाया जा सकता था। मार्कस ने एक ऐसे व्यक्ति की गरिमा का प्रतिनिधित्व किया जिसने विश्वासघात का पता चलने पर अपने आत्मसम्मान और भविष्य की रक्षा के लिए दृढ़ता और निर्णायक रूप से काम किया, जबकि जूलिया ने माने हुए वादों और पारिवारिक मूल्यों पर तत्काल संतुष्टि चुनने के विनाशकारी परिणामों का प्रतीक बनी। उनके अलग-अलग जीवन का परिणाम एक याद दिलाता है कि कुछ विकल्प अपरिवर्तनीय होते हैं, और यह कि पछतावा, चाहे कितना भी सच्चा क्यों ना हो, प्रेम संबंधों में विश्वासघात और अपमान से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हमेशा पर्याप्त नहीं होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना न भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अगली बार मिलते हैं।